CH21 मिलन। अब तक आपने पढ़ा हैदराबाद के हॉरर एस्केप रूम में दक्ष की मौत हो जाती है। यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुजान के सामने रुझान, ट्रक ड्राइवर अजीत और झुमरी बैठे हुए हैं। अब आगे ड्राइवर चंदर घर के अंदर की तरफ भागते हुए चिल्लाया, साहब, मेम साहब देखिए, रुद्वान बाबा आ गए, हमारे रुझान बाबा आ गए। चंदर के होठों पर हंसी थी और आंखों से अविरत आंसू बह रहे थे। चंदर की आवाज़ सुन सभी अपने अपने कमरों से बाहर निकले। रिदम ने कहा, चंदर अंकल क्या कह रहे हैं आप? रुझान कहा आपने? चंदर उसी तरह हंसते रोते बोला, हाँ दीदी हो, मैं सच कह रहा हूँ, अपने रुझान बाबा। ये सुन रिदम बाहर की तरफ दौड़ी। प्रवेश, नीता और उमेश भी बाहर की तरफ दौड़े। तभी सभी ने देखा इंस्पेक्टर सुजान के साथ रुझान खड़ा हुआ है। सब हंसते रोते रुझान के गले लग गए। रोते रोते नीता बेहोश हो गई। नीता को उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया। शिवांग ने डॉक्टर को फ़ोन किया। प्रवेश रुझान से अलग ही नहीं हो रहा था। वह उसे बाहों में कसे हुए रोए ही जा रहा था। उमेश भी रिदम को गले लगाकर रोने लगा। पूरा परिवार भावनाओं के अतिरेक में डूब गया। अजीत और झुमरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने आकर नीता को देखा और सब बातें जानकर कहा, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। भावनाओं का अतिरेक ये संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई हैं। रुझान सभी को अजनबी नज़रों से देख रहा था। प्रवेश ने उसे सोफे पर अपने पास बिठाया और सहलाने लगा। रुझान प्रवेश के पास से उठकर अजीत के पास जा खड़ा हुआ। प्रदेश आंसू भरी निगाहों से रुद्वान को देखता रहा। इंस्पेक्टर सुजान ने प्रवेश को समझाते हुए कहा, आप अपने को संभालिए। उमेश भी अपने आंसू पोंछता हुआ प्रवेश के पास आकर बोला, विशु, हमारा रुझान आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रवेश ने रोते हुए कहा, लेकिन भाई साहब देखिए, ये मुझे किस तरह से देख रहा है, जैसे मुझे जानता ही नहीं हो। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, आप सब लोग बैठिए, मुझे कुछ कहना है। सभी अपने को संभालते, आंसू पोंछते हुए इंस्पेक्टर सुजान के सामने बैठ गए। तभी नीता को भी होश आ गया। नीता रोते रोते भागती हुई रुझान के गले लग गई। प्रवेश ने उठकर नीता को संभालते हुए कहा, अपने को संभाली नीता, देखो हमारा रुझान आ गया, तुम शांत हो जाओ और इंस्पेक्टर साहब की बात सुनो। नीता रुझान की आंखों में देखती हुई बोली, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? यह अपनी माँ को भी पहचान क्यों नहीं रहा? प्रवेश ने नीता को सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो, जल्दी ही सब ठीक होगा। तुम अपने को संभालो, यहाँ मेरे साथ बैठो और इंस्पेक्टर सुजान की बात सुनो। नीता अपने आंसू पोंछती हुई जैसे तैसे प्रवेश के साथ बैठ गई। रिदम ने रुझान को हाथ पकड़ अपने साथ बिठा लिया। शिवांग, उमेश, अजीत, झुमरी और घर के सब नौकर इंस्पेक्टर सुजान की तरफ देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर इंस्पेक्टर सुजान ने अपना गला साफ करते हुए अजीत और झुमरी की ओर इशारा करते हुए उनका परिचय दिया और बताया, रुझान इन्हें बेहोश घायल अवस्था में इनके ट्रक में मिला। इन्हें नहीं पता रुझान किस तरह से ट्रक में पहुंच गया। रुझान को होश आया तो यह अपनी याददाश्त खो चुका था। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यह आप लोगों को नहीं पहचान पा रहा। ये सुनते ही नीता के मुख से रुलाई फूट पड़ी है। दयनीय नज़रों से रुझान को देखने लगी। अजीत ने पुलिस की पूछताछ के डर से किसी को कुछ नहीं बताया और अपना भतीजा बनाकर अपने पास रखा। अखबार में रुझान की फोटो देखकर अब यह इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया है। रुझान इस स्थिति में नहीं है कि अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ बता सके, लेकिन अभी तक हमारे सामने जो हालात बने हैं उसके अनुसार यक्ष और दक्ष मुजरिम हैं। प्रवेश और नीता को इंस्पेक्टर सुजान की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। नीता सोचते हुए बोली, यक्ष और दक्ष, ये तो शायद रुझान की ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी आप सही कह रही हैं। इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाते हुए आगे हैदराबाद की पूरी घटना सुनाते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर कुशल उन्हें लेकर पहुंचते ही होंगे। प्रवेश हाथ जोड़े अजीत के सामने खड़े होते हुए बोला, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मेरे बच्चे को मेरे पास ला दिया। ट्रक ड्राइवर अजीत ने नम आंखों से भावुक होते हुए कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। मुझे पहले ही इस बच्चे को आपके पास ले आना चाहिए था। प्रवेश ने कहा, मैं आपकी स्थिति को समझा सकता हूँ, मुझसे आपके लिए जो भी बन सकेगा मैं करूँगा। आज से आप मेरे दोस्त हैं। झुमरी ने सिर झुकाते हुए पूछा, साहब हम इतने सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, क्या हम कभी कभी आपके रुझान से मिलने आ सकते हैं? नीता झुमरी का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ बहन, क्यों नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकती हो। अजीत और झुमरी को देखते हुए इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, यदि सब ठीक रहा तो आप दोनों को इनाम भी मिलेगा। जजीत ने कहा, हमें इनाम की जरूरत नहीं, हमें इतना प्यार, सम्मान और इतना अच्छा परिवार मिल गया।
अजीत और झुमरी रुझान के पास आकर बोले, बेटा तुम्हारे घर पहुंचाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अब हम जाते हैं, अपना इलाज करवाना और ठीक होने के बाद हमसे मिलने जरूर आना। रुझान भी साथ जाना चाहता था, लेकिन अजीत के समझाने पर वह मान गया और चुपचाप उन्हें जाता देखता रहा। CH22 अब तक आपने पढ़ा हॉरर एस्केप रूम में दक्ष की मौत, यक्ष की मानसिक स्थिति बिगड़ना और रुझान की याददाश्त खोने के बाद घर वापसी। अब आगे अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर अपूर्व रावत ने रुझान के बारे में सब बात सुनकर प्रवेश और नीता को कहा, रुझान की याददाश्त जाने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इसके साथ जो हुआ उसका असर इसके मस्तिष्क पर पड़ा हो, और एक कारण ये भी हो सकता है कि दिमाग में चोट की वजह से ये सब भूल गया हो। हम इसके सारे टेस्ट और चेकअप करेंगे। नीता बोली, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं अभी इसके सारे टेस्ट लिख देता हूँ, आज ही यह सब पूरा कर लीजिए। नीता और प्रवेश ने हामी भरी। डॉक्टर अपूर्व रावत ने एक नर्स को बुलाया और रुझान को उसके साथ भेजने के बाद आगे कहा, प्रवेश जी, रुझान की याददाश्त जाने का चाहे जो भी कारण हो, आपको एक काम जरूर करना है। हमेशा इसके साथ रहें, पुरानी एल्बम यादें इससे साझा करें, पुराने साथियों से इसे मिलवाएं और कोशिश करें पहले जैसा ही माहौल बने। लेकिन आपकी इस पर कोई दबाव नहीं डालना है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन कारगर सिद्ध होगी। इसके सामने रोना और हादसे से जुड़ी बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। जब वो ठीक होगा तो खुद ही सब बता देगा। तब तक आपको धैर्य से काम लेना होगा। प्रवेश ने कहा, जी डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब ये बोलता क्यों नहीं? हम इसकी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं। घर में होकर भी ऐसा लगता है कि यह नहीं है। डॉक्टर अपूर्व रावत ने कहा, इसका कारण भी वही हादसा हो सकता है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इसमें समय लग सकता है। तभी नर्स रुझान को लेकर लौटी। डॉक्टर अपूर्व ने कहा, रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी, उसके बाद हम इलाज शुरू करेंगे। आप इसका खास ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब। प्रवेश और नीला रुझान को लेकर घर पहुंचे। घर में उन्हें संजोग बैठा हुआ मिला। रुद्वान को देख संजोग दौड़कर उसके गले लगता हुआ बोला, यार कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? बोल, तुझे मेरी याद भी नहीं आई? तेरे बिना मेरा बुरा हाल था। रुझान अनजानी नजरों से रुझान को देखता रहा। संजोग ने उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहा है जैसे मुझे जानते ही नहीं? मैं तेरा दोस्त हूं यार, ऐसे मत देख मुझे। प्रवेश संजोग के पास आते हुए रुझान की तरफ देखकर बोला, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इससे बात करता। रुझान चुपचाप वहां से चला गया। संजोग हैरानी से रुझान को जाता देख देशाने लगा। रुझान के जाने के बाद प्रवेश ने संजोग को सहान के बारे में सब बताते हुए कहा, संजोग हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए रुझान को ठीक करने में। संजोग की आंखों में आंसू आ गए। वह कहते गले से बोला, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अंकल। ये पूरा साल मैं रुझान की देता हूँ। अगले साल हम दोनों एक साथ नीट का एग्जाम देंगे और हमेशा की तरह एक साथ एडमिशन लेकर एक ही कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। बात सुन प्रवेश ने संजोग के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम भी हमारे बेटे जैसे ही हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे रुझान का दोस्त उसके जैसा ही। मनोहर लाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दक्ष के शव को देख वह फूट फूट कर रो पड़ा। सविता को तो तन मन की सुध ही नहीं थी। दक्ष के शव का पोस्टमार्टम कर शव मनोहर लाल को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हृदय की धड़कन अचानक रुकने से दक्ष की मौत हुई थी। और एस्केप रूम के बाथरूम में लगे कैमरे में भी यही था। दक्ष जैसे ही बाथरूम में घुसने के बाद घूमा, दरवाजे की कील पर लटका कपड़े पहने प्लास्टिक का पुतला देखते ही वो धम्म से नीचे बैठ गया और उसी अवस्था में उसे बाथरूम से निकाला गया था। यक्ष को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो अब भी अचानक बैठे बैठे रुझान रुझान कहकर चिल्लाने लगता। नींद की दवाइयों खाने के बाद भी वह रातों को सी नहीं पाता और डरकर उठ जाता था। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यक्ष को दक्ष के मरने और रुझान के बच जाने के बारे में बताने से मना करते हुए मनोचिकित्सक ने कहा, अभी इसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि और झटके बर्दाश्त कर पाए। ये रुझान को भूत समझता है। ऐसे में अगर रुझान को उसके सामने लाया जाएगा तो हो सकता है इसके दिल की धड़कन भी दक्ष की तरह थम जाए। जैसे जैसे इसकी हालत सुचरती जाएगी बाद में धीरे धीरे इसे सब बता दिया जाएगा। पर डॉक्टर साहब देखिए, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। चाहे कुछ भी हो, इसे अपने भाई से बहुत प्यार था। इस तरह की हालत में भाई की मौत के बारे में बताने से इसकी स्थिति और ना बिगड़ जाए। हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मनोहर लाल और सविता की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। प्रदेश और नीता उनसे मिलने गए। मनोहर लाल रोते हुए सिर झुकाकर प्रवेश से अपने बच्चों के किए की माफी मांगने लगा।
प्रवेश ने मनोहर लाल के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश जानता था एक पिता के दिल पर ऐसे समय में क्या गुजरती है। सविता रोते हुए नीता से कहने लगी, हमसे जो बन पड़ा हमने उनके लिए करने की पूरी कोशिश की, उन्हें हमेशा समझाया कि चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अपनी मेहनत और शिक्षा से तुम जो चाहते हो हासिल कर सकते हो, लेकिन इन बच्चों ने मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। जाने मेरे कौन से कर्म मेरे सामने आए हैं। नीता भी अपने आंसुओं को ना रोक सकी। सांत्वना देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। CH23 उम्मीद जिंदल हाउस सूना पड़ा था। उसकी शानो शौकत में जैसे नजर सी लग गई थी। रुझान को परिवार ही नहीं बल्कि सभी नौकर चाकर भी उसे बहुत पसंद करते थे। सबसे अदब से बात करना, मुस्कुरा कर जवाब देना सबके दिल को बहुत भाता था। सभी अपने अपने तरीके से उसके लिए दुआ मांग रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो और घर में पहले की तरह चहल पहल हो जाए। नीता हर मुमकिन कोशिश कर रही थी रुझान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, पर अभी तक उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। उसकी एक मुस्कान देखने के लिए वह तरस गई थी। आज उसने सुबह नाश्ते में वेज सैंडविच बनाए। पुरानी बातें याद कर सैंडविच बनाते हुए उसकी आंखें बार बार नम हो जाती। वो प्लेट में सैंडविच लिए रुझान के पास आकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, देखो रुझान बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, खाकर बताओ तो कैसा बना है। रुझान ने प्लेट पकड़ते हुए सूनी आंखों से नीता की देखा। अपने आंसुओं को रोकने का नीता भरसक प्रयास कर रही थी। उसने प्लेट से उठाकर थोड़ा सैंडविच खाया और फिर नीता को देखने लगा। नीता ने कहते गले से कहा, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। वैसे तुम्हें पत्ता गोभी शिमला मिर्च पसंद नहीं, लेकिन इस सैंडविच में तुम्हें ये दोनों चीजें अच्छी लगती हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने। कोई जवाब ना देकर वह नीचे मुंह करके चुपचाप सैंडविच खाने लगा। नीता नम आंखों से उसे देखती रही। खाने के बाद रुझान नीता को देखता हुआ हल्के से मुस्कुरा दिया। अब वो अपने को रोक ना पाए और उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो उसको गले लगाकर रोती रही। जो रुझान अपनी मम्मी को उदास भी नहीं देख पाता था, वही आज उसे रोता देख चुप तक कराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे जैसे अपने को संभाल नीता ने कहा, रुझान संजोग को भी फोन करके बुला ले। तू ही कहता है ना कि उसे भी ये सैंडविच बहुत पसंद है। उसने कोई जवाब ना दिया। वो बस नीता को देखता रहा। ठीक है, मैं ही बुलाती हूँ, तुम्हें भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। उसके साथ एक सैंडविच और खा लेना। नीता संजोग को फोन करने लगी। रुझान को देख संजोग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह उसे उदासी से देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर भी संजोग हंसते हुए बोला, अरे यार का स्वागत ऐसे करते हैं क्या? कैसा मुंह बना रखा है? उससे कोई जवाब ना पाकर संजोग ने नीता की ओर देखा। उसके चेहरे की मायूसी देख उसने बात बदलते हुए कहा, सैंडविच लाओ आंटी, बहुत भूख लगी है, इसके लिए भी लाना। हम दोनों कंपटीशन करेंगे, कौन जल्दी खाता है। संजोग की आवाज भरी गई। रिदम और शिवांग टेबल पर बहुत से एल्बम फैलाए बैठे थे। दोनों रुझान को हर फोटो दिखा दिखाकर उसके बारे में बताते जा रहे थे। वे दोनों बहुत खुश और उत्साहित होकर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी बार बार उनकी आंखें नम हो जाती थी। रुझान हर फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। उसका फोटो देखने में रुचि लेना ही उन दोनों के लिए खुशी की बात है, नहीं तो वह पहले उनके साथ भी नहीं बैठता था। उसकी पढ़ाई का 1 साल पहले ही खराब हो गया था। संजोग में भी उस साल एग्जाम नहीं दिए थे। डॉक्टर के कहने पर उसे फिर से स्कूल भेजा जाने लगा। चंदर हमेशा की तरह उसे स्कूल छोड़ने गया। संजोग उसे सड़क पर इंतजार करते हुए मिला। रुझान बाबा, आपका दोस्त संजोग आज तो बिना फोन किए ही आपका स्कूल जाने के लिए इंतजार कर रहा है। रुझान गाड़ी की खिड़की से बाहर संजोग को खड़ा देख उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वो उसके पास आकर बैठता हुआ बोला, यार यह बोर्ड एग्जाम की चिंता में तो ठीक से नींद भी नहीं आती। तेरे क्या हाल है? तुझे क्या चिंता? तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तू तो सब कर लेगा। रुझान धीरे से मुस्कुरा दिया। मिरर में रुझान को मुस्कुराता देख चंदर की आंखें भर आई। स्कूल में टीचर और क्लास के सभी बच्चे रुझान को देख बहुत खुश हुए और अपने आप को सामान्य दिखाने का प्रयास करते रहे। लंच टाइम में भी सभी बच्चे उसको घेर कर खड़े हो गए। संजोग ने सभी बच्चों के नाम उसको बताएं। ये साथ ही उन बच्चों की बुराई और तारीफ भी करता जा रहा था। सभी हंस बोल रहे थे। रुझान उनके बीच सामान्य लग रहा था, जो कि संजोग के लिए बहुत अच्छी बात थी। डॉक्टर अपूर्व रावत के इलाज और सभी के प्रयासों से धीरे धीरे रुझान के चेहरे पर मुस्कान बढ़ने लगी थी। डॉक्टर ने उसके सभी टेस्ट फिर से किए और प्रवेश नीता को बताया।
रुझान के दिमाग की अंदरूनी सूजन अब पहले से काफ़ी कम हो गई है। इसी तरह चलता रहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। नीता बोली, हाँ सर, अब तो ये काफ़ी सामान्य व्यवहार करने लगा है, पर बोलता अभी भी नहीं। हम तो इसकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। नीता जी, आप चिंता ना करें। जिस तरह से रुझान में फ़र्क आ रहा है, जल्दी ही यह न केवल बोलने भी लगेगा, बल्कि पहले की ही तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर अपूर्व रावत ने आश्वासन दिया। यक्ष पर रुझान को मारने की कोशिश करने का केस फाइल हुआ, लेकिन यक्ष की मानसिक स्थिति देखते हुए अदालत ने कहा, क्योंकि अपराधी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए पहले पक्ष का पूरा इलाज करके ठीक हो जाने के बाद ही केस की अगली सुनवाई होगी। काफ़ी समय तक मानसिक अस्पताल में इलाज मिलने से यक्ष की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब वह पहले की तरह चिल्लाता नहीं था। मनोहर लाल और सविता उससे मिलने जाते तो यक्ष उनसे कुछ ना कहकर बस आंसू बहाता रहता। उसकी स्थिति में आए सुधार को देखते हुए एक दिन डॉक्टर ने उसे मनोहर लाल और सविता की मौजूदगी में दक्ष की मौत की खबर सुनाई। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। सविता ने उसे अपने गले लगाया तो वह रोते रोते बोला, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलत किया था, मुझसे पाप हो गया, मैं कभी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हम गलत थे, बिल्कुल गलत थे, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने। फिर यह मनोहर लाल के पैरों में गिर गया। मनोहर लाल ने रोते हुए उसे उठाकर गले से लगा लिया। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके सारे सपने तोड़ दिए। आपने हमें बहुत समझाया था, हमने आपकी एक भी बात नहीं सुनी, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। कहते कहते यक्ष जोर जोर से रोने लगा। उसको काबू से बाहर होते देख मनोहर लाल और सविता घबरा गए। डॉक्टर ने उन्हें निश्चिंत रहने का इशारा किया। जब काफ़ी देर तक वह रो चुका तो फिर एकदम शांत हो गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। तुरंत ही उसे नींद आ गई। उसकी यह हालत देख सविता भी रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब हमें उम्मीद है यक्ष जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जल्दी ही हम उसे रुझान के जिंदा होने के बारे में भी बता देंगे। CH-24 सुधार। यक्ष की मानसिक हालत थोड़ी सुधारने के बाद उसे अपने भाई दक्ष की मौत की खबर दी गई। वह अपने किए की माफ़ी मांगता रहा। उसे एहसास हो गया था कि उनसे गुनाह हुआ है। अब आगे अपने भाई की मौत की खबर के बाद यक्ष बिल्कुल शांत हो गया था। उसका इलाज अभी भी जारी था। अब वह अपने माता पिता से नज़र नहीं मिला पाता था, हालांकि उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया था। आखिर एक वहीं तो उनके घर का चिराग था। कुछ समय बाद मानसिक अस्पताल के डॉक्टर ने यक्ष के सारे टेस्ट की रिपोर्ट देखते हुए मनोहर लाल और सविता से कहा, अब हम पक्ष को रुझान के जीवित होने की खबर दे सकते हैं। यदि उसका व्यवहार नियंत्रित रहा तो रुझान लापता केस के इंचार्ज को इसकी सूचना दे दी जाएगी। मनोहर लाल और सविता समझ नहीं पा रहे थे कि वे यक्ष के ठीक होने पर खुश हो कि नहीं। उन्हें पता था यक्ष के ठीक होते ही उस पर केस चलाया जाएगा। प्रत्यक्ष में मनोहर लाल ने डॉक्टर को मौन सहमति दे दी। यक्ष का लाया गया। उसने अपने मम्मी पापा को देख अपने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, जैसे वो अभी भी उनसे माफ़ी मांग रहा हो। उन्होंने अपने हाथ उठाकर उसे सांत्वना दी, साथ ही दोनों की आंखें भीग गई। डॉक्टर ने यक्ष को अपने सामने कुर्सी पर बैठाया। ये चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। डॉक्टर ने यक्ष से कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, हम तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहते हैं। उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया। डॉक्टर साहब आगे बोले, तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा कि तुमने किसी को नहीं मारा, तुम रुझान के हत्यारे नहीं हो। यक्ष को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रश्नसूचक निगाहों से डॉक्टर को देखा। यक्ष की आंखों में देखते हुए डॉक्टर साहब बोले, तुमने रुद्वान को मारने की कोशिश की थी। यक्ष का चेहरा झुकता चला गया। लेकिन रुझान ठीक है, ये जिंदा है। और यक्ष ने हैरानी से पहले डॉक्टर की फिर मनोहर लाल की देखा। मनोहर लाल ने जल्दी से कहा, हो बेटा, रुझान को कुछ नहीं हुआ, वह जिंदा है। मैं मिल भी चुका हूं उससे। बेटा ये बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने यक्ष के व्यवहार का जायजा लेते हुए कहा, अब तुम पर रुझान की हत्या का केस भी नहीं चलेगा। हो सकता है अदालत अब तुम्हें कम सजा दे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि अब मुझे कितनी सजा मिलेगी। मैंने अपना भाई खो दिया, एक दोस्त को मारने की कोशिश की, जो कि हमारी ही तरह अपने परिवार का सब कुछ था। मनोहर लाल भरे गले से बोला, बेटा जो हो गया अब उसे बदल नहीं सकते। अब तो बस बिगड़ी हुई चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश ही कर सकते हैं। तुम्हें आगे देखना होगा, पीछे मुड़कर देखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यक्ष ने धीरे से कहा, क्या मैं रुझान से मिल सकता हूँ? यक्ष के ऐसा कहते ही डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे मनोहर लाल की तरफ उत्साहित हो देखते हुए बोले, क्यों नहीं, हम जल्दी ही तुम्हारी मुलाकात रुझान से कराने का प्रबंध करते हैं। यक्ष ने नम आंखों से अपने मम्मी पापा को देखा।
मनोहर लाल ने पक्ष के सिर पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब पीछे का सब भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना। सविता यक्ष का हाथ पकड़कर बोली, हम तुम्हारे साथ हैं सब ठीक करने का, अपने आप को एक मौका दो। यक्ष ने धीरे से ही में गर्दन हिलाई। धीरे धीरे समय के साथ रुझान भी अब पहले से ठीक था, ये सबको पहचानने लगा था। जिंदल हाउस में खुशियां लौट आई थी। एक दिन नीता ने रिदम और शिवांग से कहा, बच्चों बहुत समय हो गया, अब तुम लोग भी अपने जीवन पर ध्यान दो। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम एक दूसरे को बिल्कुल समय नहीं दे पाए। अब रुझान ठीक है। रिदम और शिवांग उमेश और प्रवेश से विदा लेने के बाद रुचन से बोले, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। रुझान रिदम के गले लग गया। वह उदासी से उन्हें जाता देखता रहा। तभी उसे संजोग आता हुआ दिखा जो रुझान को बाहर खड़े देख हाथ हिला रहा था। पास आते संजोग बोला, अरे यार, दीदी के जाने से उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चल आजा अंदर चले। प्रवेश और नीता ने संजोग के साथ रुचन को मुस्कुराता देख इत्मीनान की सांस ली। इंस्पेक्टर सुजान प्रवेश और नीता के सामने बैठे कह रहे थे, यक्ष अब ठीक हो चुका है, उस पर अब हत्या का नहीं बल्कि जान से मारने की कोशिश का केस चलेगा। वह आपके रुझान से एक बार मिलना चाहता। नीता ने नाराज होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी अभी तो रुझान ठीक हुआ है, अभी भी उसकी दवाइयां चल रही हैं, ऐसे में यक्ष से मिलने से उसे फिर कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, मैं हरगिज पक्ष से रुझान को मिलने नहीं दूंगी। प्रवेश ने नीता को शांत करते हुए कहा, नीता, हमारे रुझान को मजबूत बनना होगा, हर परिस्थिति का उसे सामना करना चाहिए। हम पहले डॉक्टर अपूर्व से बात करेंगे, वे इजाजत देंगे तभी हम कोई कदम उठाएंगे। नीता ने रोते हुए सहमति दी। प्रवेश ने जल्दी ही डॉक्टर अपूर्व रावत से मुलाकात का समय तय किया। डॉक्टर अपूर्व ने सब सुनकर कहा, मेरे ख्याल से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं भी उस समय आप सब लोगों के साथ ही रहूंगा। बाहर बैठे रुझान को बुलाकर डॉक्टर अपूर्व ने पूछा, आप यक्ष को जानते हैं? ने उदास होते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाई। डॉक्टर अपूर्व ने आगे कहा, वह आपसे मिलना चाहता है, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? रुझान कुछ देर सोचता रहा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। प्रवेश, नीता, उमेश रुझान के साथ मानसिक अस्पताल में बैठे थे। डॉक्टर अपूर्व रावत भी उनके साथ ही बैठे रुझान के व्यवहार का जायजा ले रहे थे। रुद्रमान शांत नजर आ रहा था। CH25 आमना सामना वन मानसिक अस्पताल के एक कमरे में प्रवेश, नीता, उमेश और रुझान के साथ डॉक्टर अपूर्व रावत भी बैठे हुए पक्ष का इंतजार कर रहे थे। तभी यक्ष अपने डॉक्टर और माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सामने रुझान को कुर्सी पर बैठा देख वह अपनी जगह पर ही ठिठक कर रुक गया। मनोहर लाल यक्ष के कंधे पर हाथ रखने वाले थे कि डॉक्टर ने उन्हें मना कर एक तरफ हो जाने का इशारा किया। यक्ष वहीं बड़े रुझान को एकटक देखता रहा। उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। वह वहीं घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह दिन आ गया जब उन्होंने रुझान को मारने की कोशिश की थी। अपने लालच के चलते उसके शरीर से सोने के गहने उतार लिए थे और फिर बेदर्दी से एक ट्रक में डाल दिया। फिर उसके दिमाग में हॉरर एस्केप रूम घूमने लगा। अगर रुझान जिंदा था तो फिर उस दिन हॉरर एस्केप रूम में मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? मैं इतना ज़्यादा कैसे और क्यों डर गया था? और तो और दक्ष तो जान से ही चला गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर की नज़र उसके हाव भाव पर थी। रुझान पक्ष को देख खड़ा हुआ। नीता उसे रोकना चाहती थी लेकिन डॉक्टर अपूर्व रावत ने उन्हें मना कर दिया। रुझान अपनी जगह से कदम बढ़ाकर यक्ष के पास जा खड़ा हुआ। यक्ष उसी अवस्था में बैठा हुआ था। रुझान भी वहीं उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखा। यक्ष भरभरा कर रो पड़ा। रुझान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यक्ष रोता रहा। कुछ समय बाद रुझान ने कहा, चुप हो जाओ यक्ष, देखो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो उठो मेरे साथ, वहां बैठो। यक्ष की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ये बहते आंसू उसके दिल के राम को कम कर रहे थे। रुझान ने यक्ष को सहारा देकर उठाया। अचानक रुझान को बोलता देख सभी हतप्रभ थे। प्रवेश, नीता और उमेश की आंखें बरस पड़ी। एक दूसरे के गले लग हंसते मुस्कुराते रोने लगे। मनोहर लाल और सविता भी भाव विह्वल हो गए। यक्ष को कुर्सी पर बिठाकर रुझान भी उसके पास बैठ गया। यक्ष रोते रोते रुझान के सामने हाथ जोड़ माफी मांगने लगा। वह उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रुझान की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, तुम भी मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी वजह से तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। यक्ष आंसू भरी निगाहें उठा रुझान को देखता हुआ बोला, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं सके, तुम्हारी अच्छाई को हम पकड़ नहीं पाए, तुम्हारे लिए रंजिश पाले बैठे थे हम मन में।
रुझान उसके हाथ को सहलाते हुए बोला, तुमने जो किया उससे मैं और तुम ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों को भी बहुत दुख झेलना पड़ा। यक्ष ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ रुझान, मैंने जान लिया है, परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं है। मैंने जो किया उसकी मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। अब अपने किए कर्म की सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। और कितनी सजा भुगतोंगे मेरे दोस्त? जिंदगी भर। वह हॉरर एस्केप रूम में कभी नहीं भूल सकता। यह मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। रुझान यक्ष के गले लग गया। अदालत में आज पहली सुनवाई थी। जिंदल परिवार अदालत जाने के दिए घर से निकल ही रहा था, तभी प्रवेश के फोन की घंटी बजी। प्रवेश के हेलो कहने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। प्रवेश हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और फोन कट गया। प्रवेश ने फोन जेब में रखते हुए कहा, ना जाने कौन है, बोल ही नहीं रहा। चंदर ने अदालत जाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। अदालत खचाखच भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर अजीत और झुमरी समेत इंस्पेक्टर सुजान ने अपनी अपनी बात अदालत के सामने रखी। यक्ष के बताए अनुसार उस सुनार से चोरी के गहने बरामद कर लिए गए। सुनार पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। अदालत में सरकारी वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा, मेरे मुवक्किल की उम्र और पहले गुनाह को देखते हुए अदालत से गुजारिश है कि मुजरिम यक्ष से नरमी बरती जाए। प्रवेश जिंदल के वकील देव ठुकराल ने अपनी दलील देते हुए कहा, जज साहब, मुजरिमों ने तो अपनी तरफ से रुझान को मार ही दिया था, हत्या कर दी थी उसकी, तभी तो अपने किए घिनौने कर्म से वे खुद ही डर गए। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुजरिम के भोले चेहरे की तरफ ना जाकर जिंदल परिवार को इंसाफ दीजिए, जो अपने इकलौते बेकसूर बेटे के लिए गम मनाते रहे हैं। यक्ष कटघरे में सिर झुकाए खड़ा था। मनोहर और सविता यक्ष को ऐसी हालत में देख आंसू बहा रहे थे। सभी दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद जज आनंद राव ने फैसले के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी। प्रवेश जिंदल अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सभी की नजरें प्रवेश पर रुक गई। जज साहब से आज्ञा लेकर प्रवेश ने कटघरे में खड़े हो अभिवादन करते हुए कहा, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं। अदालत में बैठे सभी लोग हैरान हो प्रवेश को देखते हुए धीरे धीरे बात करने लगे। जज आनंद राय ने ऑर्डर किया। अदालत में खामोशी छा गई। प्रवेश ने आगे कहा, जज साहब, इस लड़के को अपने किए की काफी सजा मिल चुकी है। साथ ही इसके परिवार ने अपने एक बेटे को भी खो दिया। बेटे के जाने का दुख क्या होता है मैंने महसूस किया है। अब मैं इसके माता पिता को और दुख नहीं देना चाहता। बच्चों के कर्मों की सजा माता पिता भी भुगतते हैं। पिछले बहुत दिनों से मैं उनसे मिलता रहा हूं और जान गया हूं ये नेक दिल माता पिता हैं। मनोहर लाल और सविता फूट फूट कर रोने लगे। अदालत में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी। केस को खारिज कर दिया गया। यक्ष हाथ जोड़े प्रवेश के पास आ रोते हुए पैरों में गिर गया। यक्ष को उठाते हुए प्रवेश ने कहा, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। जिंदगी ने तुम्हें एक मौका और दिया है। अपने कर्मों से इसे सफल और सार्थक बना दो। मनोहर लाल और सविता नम आंखों से प्रवेश को बार बार धन्यवाद देते रहे। सभी अदालत से बाहर निकले। प्रवेश अपने परिवार के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ा। दूर दो निगाहें हसरत भरी नम आंखों से प्रवेश को देख रही थी। वे प्रवेश से मिलने को आतुर थी। CH-26 विशाखा। दक्ष की तस्वीर देखते हुए यक्ष को अपने पुराने दिन फिर से याद आ गए। मैं कितना गलत था, मैंने कितनी नीच हरकत की, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। कमरे में आते हुए मनोहर लाल ने उसे इस तरह रोते देख उनका दिल फट गया। फिर भी वे अपने को संभालते हुए बोले, बेटा, पीछे का सब भूलकर आगे बढ़ो। जिंदगी ने तुम्हें एक बार फिर मौका दिया है, जो सबको नहीं मिलता। यक्ष अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ पापा, आपने सही कहा। जैसे दक्ष को नहीं मिला, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलना चाहता। मुझे सब याद रहेगा, तभी मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। मनोहर लाल यक्ष की बदलती मनस्थिति को समझने का प्रयास करते हुए बोले, बेटा, तुम बाहो तो ये घर, ये शहर छोड़कर हम कहीं और अनजानी जगह चले, जहां तुम्हें लोगों की नजरों का सामना ना करना पड़े। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। यक्ष की फिर से आंखें भर आई। अपने आंसुओं को साफ कर वो गंभीरता से बोला, लोग पुराने पक्ष को जानते हैं, मैं यहीं रहकर उनका परिचय नए पक्ष से कराना चाहता हूं। पापा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं। मैं अब आगे पढ़ाई करके IAS बनने की तैयारी। मनोहर लाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यक्ष अपने पिता के गले लग गया। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। रुझान गाड़ी में बैठते हुए बोला, चंदर अंकल, गाड़ी संजोग के घर के आगे रोक कर चलना।
उसका भी आज नीट का एग्जाम है। चंदर ने मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और रुझान? बाबा, जरूर, आप संजोग को फ़ोन कर कह दी, वो तैयार रहे। हाँ, चंदर अंकल कहकर रुझान संजोग को फ़ोन करने लगा। प्रवेश और उमेश शोरूम से बाहर निकल गाड़ी की तरफ बढ़े। उमेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए प्रवेश की नज़र गाड़ी के उस पार गई। एक महिला बहुत ही दीनहीन अवस्था में उसी की देख रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए प्रवेश के हाथ रुक गए। उसने निगाह भरकर उस औरत को देखा। औरत के दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। प्रवेश ने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद करते हुए उमेश से कहा, भाई साहब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। उमेश पूछता ही रह गया, क्या हुआ, कुछ बताकर तो जा। लेकिन प्रवेश महिला की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था। वह उसके पास पहुंच रुक गया। उमेश भी गाड़ी की खिड़की से सब देख रहा था। उस महिला ने अपने जुड़े हुए हाथों पर अपना सिर टिकाते हुए प्रवेश को नमस्कार किया। प्रवेश ने भी हाथ जोड़ नमस्ते की और अपने पर्स से रुपए निकालकर महिला की तरफ बढ़ा दिया। वह महिला रो पड़ी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बिखरे बाल, फटी और गंदी सी साड़ी पहने वह भी मांगने वाली ही लग रही थी। प्रदेश असमंजस में पड़ गया। वो बहुत सौम्यता से बोला, यदि भूख लगी है तो आप खाना खा लीजिएगा। महिला ने रुपए नहीं पकड़े। वो महिला रोते हुए बोली, मैं विशाखा हूँ। प्रवेश उस महिला को ध्यान से देखते हुए बोला, आपकी ऐसी हालत? वह रोते हुए आगे बोली, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी। प्रवेश ने कहा, इस तरह सड़क पर बात नहीं की जा सकती। आप मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे कोढ़ हुआ है। आप मुझसे दूर रहिए। बस मेरी एक ही इच्छा थी, मरने से पहले एक बार आपको देख भर लूं। प्रवेश ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे साथ चले। प्रवेश ने बहुत जोर देते हुए कहा, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आखिरकार विशाखा को प्रवेश के साथ आना पड़ा। उमेश समझ नहीं पा रहा था, प्रवेश भिखारिन से क्यों बात कर रहा है और अब अपने साथ लेकर भी आ रहा है। गाड़ी के पास प्रवेश ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलते हुए उमेश से कहा, भाई साहब, गाड़ी अपोलो हॉस्पिटल की तरफ ले चलिए। विशाखा को पीछे बिठा प्रवेश आगे उमेश के साथ बैठ गया। उमेश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ये कौन है और तुम इसे कैसे जानते हो? प्रवेश ने मिरर में विशाखा को देखते हुए कहा, भाई साहब, आपने इन्हें नहीं पहचाना? यह विशाखा है। इतना सुनते ही उमेश के हाथों से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील छूट गया। गाड़ी थोड़ी सी डगमगाई। प्रवेश ने जल्दी से कहा, भाई साहब ध्यान से। उमेश ने मिरर में विशाखा को देखते हुए घृणा से कहा, ये यहाँ क्यों आई है? इसने जितनी रकम मांगी थी तुमने दे तो दी थी और तुमने ही कहा था ये हमेशा के लिए चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। प्रदेश ने उमेश को समझाते हुए कहा, अभी यह सब बात करने का समय नहीं है। इनकी हालत खराब है, पहले इन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। उमेश उत्तेजित होकर बोला, विशु, यह क्या कर रहे हो? तुम इस बददिलन औरत की मदद करना चाहते हो? भाई साहब, ये सब बाद में सोचेंगे। प्रवेश ने गंभीरता से कहा। विशाखा उन दोनों की बातें सुनकर लगातार रोए जा रही थी। यह वही उमेश था जो उसकी बाहों में दुनिया भर की खुशियां लुटाने को तैयार था। उसकी जुल्फ के साए में वह अपना सुकून सुख ढूंढता था और आज कितनी हिकारत से उसे देख रहा है। गलती सारी उसकी भी नहीं थी, उसने भी तो उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसके साथ उसका नेक दिल भाई प्रवेश है, तभी वो मेरे चंगुल से निकल सका। आज इस पारस का साथ मुझे भी मिला है, अब मेरी भी जिंदगी सेन बजाएगी। गाड़ी अपोलो हॉस्पिटल के बाहर रुकी। विशाखा और प्रवेश गाड़ी से उतरे। उमेश विशाखा को जब भी हिकारत भरी नज़र से देख रहा था। प्रवेश ने कहा, भाई साहब, आप गाड़ी पार्क कीजिए, मैं विशाखा के साथ अंदर जाता हूँ। प्रवेश ने नर्स से विशाखा की बीमारी बताई तो वो बोली, इन्हें अलग प्राइवेट रूम में रखा जाएगा। प्रवेश ने कहा, कोई बात नहीं, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा, इन्हें पूरा इलाज मिलना चाहिए। नर्स विशाखा को अपने साथ ले जाने लगी तो विशाखा ने प्रवेश से हाथ जोड़ते हुए कहा, आप इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर है, आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गई। आज के बाद ये जिंदगी आपकी अमानत है। प्रवेश ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। विशाखा नर्स के साथ चली गई। हॉस्पिटल की सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर बिल अपने नाम करने का कहकर प्रवेश हॉस्पिटल से बाहर निकला। उमेश ने प्रवेश को देखते हुए कहा, वह कहाँ चली गई? प्रवेश गाड़ी में बैठते हुए बोला, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे लेप्रोसी हुआ है। उमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। CH-27 कोड़ी विशाखा 1। अब तक आपने पढ़ा, विशाखा द्वारा उमेश को ब्लैकमेल करने पर प्रवेश विशाखा की मांग पूरी कर उसे शहर छोड़ने को कहता है, लेकिन विशाखा बहुत दयनीय हालत में फिर से शहर में आती है। अब
आगे, भाई साहब, उसे लेप्रोसी हुआ है। प्रवेश की बात सुन उमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। खुद को संभाल कर हैरान होते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? एक कोड़ी को तुमने गाड़ी में बैठा लिया? वह क्यों आए है? उसे फिर से क्या चाहिए? उमेश बहुत उत्तेजित हो गया। प्रवेश ने शांत भाव से कहा, भाई साहब, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुमने उस दिन इसे इसकी मुंह मांगी रकम दे दी थी ना? उमेश ने सशंकित स्वर में पूछा। प्रवेश उस दिन की बात बताते हुए बोला, हाँ भाई साहब, दे दी थी। उस दिन जब मैंने इसके घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? ये टाइम नहीं है आने का, रात को आना। प्रवेश ने फिर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से भुनभुनाती हुई आवाज आई, ओ ए, रात होने तक का भी सब नहीं, दिन में ही दरवाजा तोड़ डालोगे क्या? 35-40 उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। साधारण से साड़ी पहने, बिना मेकअप किए, एक सामने अजनबी को सामने देख वह बोली, ऐ कौन हो तुम? नए हो? तुम्हें पता नहीं कस्टमर अटेंड करने का समय रात को होता है? उसकी बात अनसुनी कर उसने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मेरा नाम प्रवेश है, मैं उमेश भाई साहब का छोटा भाई हूँ। यह अपने कमर पर हाथ रख उसको ऊपर से नीचे तक देखती हुए बोली, अरे हाँ, तुम्हारी शक्ल मिल तो रही है उससे, पर तुम क्यों आए हो? बड़े भाई की लत तुमको भी लग गई क्या? प्रवेश ने शांत भाव से कहा, जी आपने भाई साहब से रुपए मांगे थे कुछ फोटोज के बदले, मैं वही रुपए देने आया था। महिला ने एक बार फिर प्रवेश को ऊपर से नीचे तक देखा और दरवाजे छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। प्रवेश घर के अंदर चला आया। महिला ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम तो बड़े हिम्मती हो, दिन दहाड़े चले आए। यहाँ तो लोग रात में भी छुप कर आते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। प्रवेश धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, आपके पास भैया के साथ जो भी फोटो नेगेटिव है मुझे दे दीजिए। वह अपने दांतों से होठ काटती हुई बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है राजा? यदि तुम चाहो तो अभी। प्रवेश जल्दी से बोला, दीदी, मुझे काम से अभी वापस भी जाना है। आप मेरा सामान ला दीजिए और अपने रुपए ले लीजिए। अरे दीदी किसे बोलता है? जाने मन नहीं तो विशाखा ही बोल, लेकिन ऐसे पीछा तो ना छुड़ा। विशाखा ने बल खाते अंगड़ाई लेते हुए कहा, विशाखा जी, आपको जितने रुपए चाहिए ले लीजिए, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए। कोई काम शुरू करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं तो आप मेरे शोरूम में नौकरी भी कर सकती है। प्रवेश ने उसी शांत भाव से कहा, अरे तुम तो उमेश से बिल्कुल अलग हो। वह तो मुझ पर लार टपकाता है, तभी तो सब मुझ पर लुटा दिया। अब खाली हाथ आता है तो मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे धमकी दी, या तो रुपया दे या यहाँ आना छोड़ दे। यह मेरा धंधा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? विशाखा ने अदा दिखाते हुए कहा, ठीक है, नहीं छोड़ना है तो आपकी मर्जी, लेकिन आज के बाद आप उमेश भाई साहब को परेशान नहीं करेंगी। मैं आपको दुगनी रकम दे रहा हूँ, आप ये शहर छोड़कर चली जाएंगी। दोगुनी रकम? विशाखा की आंखें चौड़ी हो गई। इतनी रकम में शहर तो क्या, मैं तो देश छोड़कर ही चली जाऊंगी। आपको वादा करना होगा कि आप मुड़कर इस शहर में कभी नहीं आएंगी। प्रवेश ने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखकर कहा। विशाखा ने भी उसी अंदाज से कहा, तुम जैसा इंसान पहली बार देखा है, इसलिए पक्का वादा करती हूँ, विश्वास कर सकते हो तो कर लो, मैं आज के बाद मुड़कर इस शहर में नहीं आऊंगी। विशाखा ने एक पैकेट लाकर प्रवेश के हाथ में दे दिया। उसने पैकेट अपने हाथ में लेते हुए कहा, एक बार और सोध लीजिए विशाखा जी, इस जिल्लत की जिंदगी को छोड़ इज्जत से रोटी कमाकर खाए। विशाखा जोर से हंसते हुए बोली, साहब तुम्हारी इज्जत की दुनिया ने ही मेरी इज्जत उतारी है। नफरत है मुझे तुम्हारी दुनिया से। सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये सोचो। आज जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। प्रवेश ने समझाने की बहुत कोशिश की। अरे जाओ साहब, मुझसे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा ना, तो तुम्हारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएगी। तुम तो आए भी दिन के उजाले में हो, जाने कौन मेरे साथ तुम्हारी फोटो या वीडियो बना ले तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रवेश ने दृढ़ता से कहा, आप मेरी चिंता ना करें। विशाखा बोली, मैंने अपने और पराए सब पर विश्वास करके देख लिया, लेकिन सब ने मेरा बार बार विश्वास तोड़ा और मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। लेकिन तुम्हारी आंखों में अच्छाई दिखाई देती है, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी इस शहर में नहीं आऊंगी। प्रवेश ने उमेश की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, चाहे ये कैसी भी औरत रही हो, लेकिन उस दिन मैंने उसकी आंखों में आंसू के साथ सच्चाई देखी थी। प्रवेश, तुम्हें पता ही क्या है ऐसी बदनीयत बदचलन औरतों के बारे में? उमेश झुंझलाते हुए बोला, भाई साहब, आपको तो पता है ना, वैसे भी अकेली औरत बदचलन कैसे हो सकती है जब तक पुरुष बदचलन ना हो तो? उमेश ने प्रवेश की बात सुन सकपका कर नजरें झुका ली।
CH-28 उमेश में बदलाव। अब तक आपने पढ़ा, प्रदेश से दोबारा शहर ना लौटने का वादा करने पर भी विशाखा दयनीय हालत में प्रवेश से मिलती है। उमेश की नाराजगी के बावजूद प्रवेश विशाखा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। अब आगे घर की ओर जाते हुए प्रवेश ने उमेश की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, चाहे वह कैसी भी औरत रही हो, लेकिन उस दिन मैंने उसकी आंखों में आंसू के साथ सच्चाई देखी थी। अगर वो लौटकर आई है तो इसके पीछे जरूर कोई जायज कारण होगा। उमेश समझ नहीं पा रहा था कि यह सब करने की प्रवेश को जरूरत ही क्या है। उसने झुंझलाते हुए कहा, विशु, तुम्हें पता ही क्या है ऐसी बदचलन औरत के बारे में? इनके क्रिया चरित्र तुम नहीं जानते। सामने सड़क पर नजर रख, सावधानी से स्टीयरिंग पर नियंत्रण रखते हुए प्रवेश ने शांत भाव से कहा, भाई साहब, आपकी तो पता है ना, फिर अकेली औरत ही बदचलन कैसे हो सकती है? जब तक पुरुष बदचलन ना हो तो। उसे प्रवेश से इस तरह की बात कहने की उम्मीद नहीं थी। ये तो हमेशा ही छोटा आज्ञाकारी भाई बना रहा और उसकी हर बात का समर्थन किया, लेकिन आज उसकी बात सुन से कपकाकर उसने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, उसके बारे में घर में नीता को पता चलेगा तो मैं कैसे तुम्हारे साथ उस घर में रह पाऊंगा? तुम वादा करो नीता को कुछ नहीं बताओगे। प्रवेश ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, नीता मेरी पत्नी है, उससे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। छुपाने से ज्यादा मियाँ पैदा हो जाती हैं। किसी और तरीके से जब उसे पता चलेगा तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वैसे भी जब गलत काम किया था तब आपने छुपाया था, अब तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। नीला को पता बलेगा तो आपकी इज्जत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अगर वो तुम्हें भी गलत समझ बैठी तो। उमेश ने अपना अंदेशा जाहिर किया। ये चाहता था किसी भी तरह से नीता को पता ना चले। मैं नीता को जानता हूँ, वो बहुत समझदार है। वह ना केवल मेरी पूरी बात सुनेगी बल्कि समझने की कोशिश भी करेगी। प्रवेश ने नीता को याद कर मुस्कुराते हुए कहा। उमेश को बेचैनी होने लगी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कि किसी तरह से तो प्रवेश को घर में विशाखा की बात बताने से रोक दिया जाए। वो फिर से धीरे से बोला, अगर रिदम को पता चल गया तो? भाई साहब, आप घबराएं नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं बलेगा। रही नीता की बात, उससे मैं खुद बात कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें। प्रवेश ने शांत भाव से कहा, लेकिन ऐसी मुसीबत तुम मोल ले ही क्यों रहे हो? उमेश की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसकी नज़र में वो बिल्कुल रालत कर रहा था। इंसानियत के नाते भाई साहब, इंसानियत के नाते आपको एक मौका मिला है अपने कर्मों को सुधारने का। ईश्वर सबको मौका देता है, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की। सबको यह मौका अलग अलग ढंग से मिलता। वो कुछ देर साथ लेने के लिए रुका, फिर उसने आगे अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, जैसे यक्ष और दक्ष को मौका हॉरर एस्केप रूम के रूप में मिला था, आप और आप जैसे कितने ही मर्दों ने विशाखा का जीवन उस हॉरर एस्केप रूम के रूप में बदल दिया। अब आपके और उसके पास, दोनों के पास मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का और खुद सुधरने का। उमेश से कुछ कहते ना बना, पर प्रवेश की बातों ने उसके दिल और दिमाग पर दस्तक जरूर दी थी। प्रवेश के घर जाते ही नीता ने पूछा, अरे आज आपने आने में बहुत देर कर दी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश ने बैठते हुए कहा, हाँ, रास्ते में कुछ जरूरी काम पड़ गया था। उमेश सीधे अपने कमरे में चला गया। नीता को थोड़ा अजीब लगा तो उसने प्रवेश से पूछा, भाई साहब परेशान है क्या? प्रवेश नीता को अपने पास बैठाते हुए बोला, हाँ, लेकिन भाई साहब की बात बताने से पहले मैं तुम्हें अपनी बात बताना चाहता हूँ। प्रवेश ने नीता को विशाखा से आज की और पहली मुलाकात के बारे में विस्तार से बताते हुए पूछा, नीता, अब तुम बताओ, जो मैंने विशाखा के साथ किया वो सही किया है या गलत? नीता पूरी बात सुनकर सोचते हुए बोली, एक स्त्री होने के नाते मैं यही कहूंगी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। प्रवेश, मुझे तुम पर नाज है, कहकर नीता मुस्कुराते हुए आगे बोली, क्या मैं विशाखा से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल ही हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे विशाखा से मिलने। नीता ने उठते हुए कहा, आप भाई साहब को धीरज देकर चिंता मुक्त कीजिए, उन्हें कहिए पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। आगे बढ़कर जो गलत हो चुका है उसे सही करने का प्रयास करें। प्रवेश नीता के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नीता, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीता मुस्कुराते हुए बोली, प्रवेश, मैं तुम्हारा दर्पण हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हो गई। प्रवेश ने नीता को गले लगाते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। रुझान के ठीक होने के बाद जिंदल हाउस में रौनक छा गई थी। अब वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा था और पहले की ही तरह सबको हंसाता रहता था। अब भी वो पूरे घर में उछलता घूम रहा था। नीता को देखते ही खुशी से बोला, मम्मी, मेरा और संजोग का नाम एक ही कॉलेज में आ गया है, हम दोनों मेडिकल कॉलेज में भी साथ ही रहेंगे।
नीता खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम दोनों के साथ रहने से मुझे भी चिंता नहीं रहती। संजोग बहुत ही अच्छा लड़का है। रिदम को ये खुशखबरी सुनाने के लिए रुझान फोन मिलाने लगा। उसकी बात सुन रिदम की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने भरे गले से कहा, मेरे भाई हमेशा ऐसे ही तरक्की करो और खुश रहो। अपोलो हॉस्पिटल में नीता विशाखा को सांत्वना देते हुए बोली, चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। विशाखा कैचे गले से बोली, यह मेरे बुरे कर्म की सजा है। प्रवेश भाई जैसे इंसान से धोखा करने का यही फल होता है। आप दोनों जाने किस मिट्टी के बने हैं जो मुझ जैसी से अभी भी सहानुभूति कर रहे हैं। प्रवेश ने कहा, आप पिछला सब भूल जाओ, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे अब ठीक होने की चिंता नहीं है। मैंने जो किया उसे आपको बताकर ही मुझे शांति मिलेगी। आप मुझे उस दिन नया जीवन देने आए थे और मैं आपसे धोखा कर रही थी। ये रोने लगी। विशाखा ने उस दिन का जिक्र करते हुए कहा, प्रवेश भाई मैंने उस दिन आपको फोटो नेगेटिव तो दे दिए, लेकिन एक वीडियो अपने पास बचा कर रख ली। ना जाने क्यों मुझे हमेशा यह एहसास होता रहा, मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उस एहसास को दबा दिया, मार दिया। पहले कभी मेरे अंतर्मन में ऐसी आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने अंतर्मन की नहीं सुनी। CH-29 विशाखा का अतीत। विशाखा ने अस्पताल में नीता और प्रवेश के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया, प्रवेश भाई मैंने उस दिन आपको फोटो और नेगेटिव तो दे दिए, लेकिन एक वीडियो अपने पास बचा कर रख ली। अभी तक जिंदगी में मैं सभी से धोखा खाती आई थी, तो मैं पूरी तरह आप पर भी विश्वास ना कर सकी। हालांकि ना जाने क्यों मुझे हमेशा यह एहसास होता रहा कि मैं गलत कर रही हूँ। ये सांस लेने के लिए रुकी। उसकी आंखों पश्चाताप के आंसू भर आए। वह आगे बोली, लेकिन मैंने अपने उस एहसास को दबा दिया, मार दिया। पहले कभी मेरे अंतर्मन में ऐसी आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे अनसुना कर दिया। फिर वो अपने अतीत की याद करती हुई बोली, मेरा बचपन बहुत बहुत सुंदर था। मैं घर की इकलौती लाडली बेटी थी। जब मैं 11वीं कक्षा में आई तब एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। जब घर में पता चला, मम्मी पापा ने मुझे समझाया, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन दोस्ती स्कूल तक ही सीमित रखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन मैं तो हवा में उड़ रही थी। मैं छुप छुप कर उस लड़के से मिलती रही। मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। मम्मी पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बने। उस समय में भी यही चाहती थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे रही थी। लेकिन कुछ समय से मेरा ध्यान पढ़ाई में ना देख मम्मी मुझ पर निगाह रखने लगी। लेकिन एक दिन मम्मी को सब सच्चाई पता चल गई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और समझाया, पढ़ने लिखने का समय है, इन बातों में समय खराब मत करो। लेकिन मैंने हमेशा की तरह उनकी एक न सुनी और एक रात घर से नकदी, ज्वेलरी लेकर और मम्मी पापा के नाम एक चिट्ठी छोड़ उस लड़के के लिए अपना घर छोड़ दिया। हम दोनों ट्रेन से एक अनजान सफर पर निकल पड़े। हम बहुत खुश थे। विशाखा की आंखें भर आई। नीता ने दिलासा देने के लिए उसके कैंचे पर हाथ रखा। अपनापन पाकर आंसू साफ करते हुए वह आगे बोली, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। यह मुझे बोला, आओ नीचे उतर आओ, अभी यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकेगी, तब तक बाहर टहलते हैं। हम प्लेटफॉर्म पर उतर आए। वो मुझे एक जगह बैठा कर बोला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। मैं तब उसके मोहपाश में इस कदर जकड़ी हुई थी कि सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे धोखा देगा। मैं इंतजार करती रही। वह नहीं आया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मैं डर गई और पागलों की तरह प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढती हुई आवाज़ लगाने लगी। वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। ट्रेन गति पकड़ रही थी। तभी मेरी नज़र ट्रेन की खिड़की पर गई। वो ट्रेन के अंदर आराम से बैठा मुझे देख रहा था। मैं बहुत चिल्लाई, रोई, लेकिन वो मुझे उस अनजान स्टेशन पर अकेला छोड़ गया। वह मेरे रुपए और गहनों के लिए मेरे साथ आया था। विशाखा फूट फूट कर रोने लगी। उन दोनों ने उसे थोड़ी देर रोने दिया ताकि बरसों से दवा लावा बाहर निकल जाए और उसका दिल हल्का हो जाए। जब वह थोड़ा संभली तब प्रवेश ने उसे पानी का गिलास हाथ में दिया। नीता की आंखें भी भर आई थी। पानी पीने के बाद अपने को संभालते विशाखा आगे बोली, मैंने बहुत गलत किया था। अपने मम्मी पापा का दिल तोड़ा था। अब मैं खुद दरबदर की ठोकर खा रही थी। यहीं से मेरे दुखों की शुरुआत हो गई थी। स्टेशन पर एक व्यक्ति मुझे रोता देख सहानुभूति दिखाने लगा और कुछ पैसे देकर कहा, अब कल ही ट्रेन आएगी, उसमें वापस अपने घर चली जाना। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वो मुझे अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। उसने बहुत हंसते मुस्कुराते मुझसे व्यवहार किया। मैं वहां खाना खाकर सो गई। लेकिन वे लोग भी धोखेबाज थे। उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया था। मैंने एक गंदी और बदनाम जगह में आंख खोली, जहां मुझसे बंधा करवाया जाता, मना करने पर पीटा जाता। मैं मर मर कर जी रही थी।
एक दिन मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। मैं किसी तरह से अपने घर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल ने बताया, मेरे घर से भागने से मम्मी को बहुत सदमा लगा और एक दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पापा को मानसिक आघात लगा, वे डिप्रेशन में चले गए और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। विशाखा की आवाज़ भर्रा गई। मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को मिली। मैंने न केवल अपना जीवन बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने भरे पूरे परिवार को भी बेइज्जत करवा कर मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई रिश्तेदार मुझे रखने को राजी नहीं था। मैं शर्मा अंकल पर ही भरोसा कर सकती थी, लेकिन आंटी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं थी। शर्मा अंकल मुझे आश्रम में छोड़ने की कहकर घर से निकले और एक ऐसी जगह मुझे बेच दिया जो कहने को अनाथ आश्रम थी, लेकिन वहां लड़कियों का व्यापार होता था। मैं इस दलदल में बुरी तरह फंस गई थी। विशाखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं नर्क में जी रही थी। ये संसार मेरे लिए डरावना घर बन गया, जिससे मैं बच नहीं सकती थी। धीरे धीरे मैंने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया और इनके जैसे ही बन गई, कहकर विशाखा ने नजरें झुका ली। कात मैं समझ पाती, मेरा उठाया एक गलत कदम मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरे कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा। आज मेरे अपने कर्मों का बोझ ही मैं उठा रही हूँ। विशाखा ने प्रवेश की ओर देखते हुए कहा, और जब आप मुझे इस दलदल से निकालने के लिए आए तब भी मैं समझ नहीं पाई, और आप जैसे देवता के साथ भी मैंने झूठ बोला, षड्यंत्र रचा। विशाखा की बात सुन नीता ने कहा, जो हो गया अब हमेशा के लिए भूल जाओ। सब दिन एक जैसे नहीं रहते, अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आप आराम से रहें, अपना इलाज करवाएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। विशाखा ने श्रद्धा से अपने दोनों हाथ प्रवेश और नीता के आगे जोड़ते हुए सिर झुकाकर कहा, ये जीवन आपकी ही देन है, इसे मैं आपको समर्पित करती हूँ। घर में उमेश बेचैनी से टहल रहा था। उसके अंदर कश्मकश चल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था, प्रवेश के चेहरे पर इतनी सुकून और शांति कैसे रहती है, ये कैसे सबकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहता है। एक ही घर में रहते हुए हम दोनों भाई इतने अलग क्यों हैं। कारा में भी प्रवेश की तरह हो पाता। उमेश मन ही मन बुदबुदाया, मैं प्रदेश की तरह नहीं बन सकता तो उसका साथ तो दे ही सकता हूँ, उसका कहना तो मान ही सकता हूँ। भले ही मैं उससे बड़ा हूँ, पर मेरे कर्म बहुत ही छोटे हैं। आज मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। CH30 हृदय परिवर्तन। एक उमेश की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह मन ही मन खुद से प्रश्न पूछते हुए बुदबुदाया, आखिर जीवन में मुझे क्या नहीं मिला था। एक अच्छा परिवार, धन दौलत, इज्जत, सम्मान, फिर भी हमेशा मन से दुखी रहा। सिर्फ अपनी गलत आदतों की वजह से मैंने खुद कई मुसीबतें मोल ले ली। लेकिन प्रवेश जैसा इतना अच्छा भाई मुझे मिला। कहने को तो छोटा है, लेकिन सब समस्याओं से मुझे कितनी आसानी से निकाल लिया। मैंने तो अपना जीवन कितना डरावना और वीभत्स बना लिया था। फिर उमेश के सामने विशाखा का चेहरा आ गया। यह उसके बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों में अब पहले की तरह अश्लीलता और मक्कारी नजर नहीं आती। वह तो हालातों की मारी है, और मैंने भी उसके साथ कभी अच्छा सतूक नहीं किया। सही कहा प्रवेश ने, बदचलन अकेली औरत नहीं हो सकती। ये हमारा समाज और हमारी सोच है जो सिर्फ औरतों को ही बदचलन मानती है। उमेश के चेहरे पर एकाएक शांति और सुकून के भाव आ गए। अब मुझे अच्छा लग रहा है। खुद के व्यवहार को आईना मानकर देखना वाकई सुकून भरा है। अब सब तस्वीरें साफ हो गई है। उमेश अपने विचारों में इस कदर खोया था कि उसे प्रवेश का कमरे में आने का पता ही नहीं चला। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है। कमरे में लाइट जलाते हुए प्रवेश अपने बड़े भाई के सामने आ खड़ा हुआ। उमेश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। विशु, इसी अंधेरे में आज मैं खुद से मिल पाया हूं और तुम्हें जान पाया हूं। अपने बड़े भाई के मुख का तेज और सुंदर मुस्कान देख प्रवेश का चेहरा भी खिल उठा। वह उसके पास बैठता हुआ बोला, क्या बात है भाई साहब, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यह उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, विशु, भले ही तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन व्यवहार और समझदारी में मुझसे कहीं बड़े हो। आज मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। अरे अरे भाई साहब, यह क्या करते हो। मैं आपका छोटा भाई हूँ और हमेशा छोटा ही रहूंगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे। एक बात कहूँ। हाँ भाई साहब, कहिए ना। हमारा रुझान भी बिल्कुल तुम पर गया है, और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि रिदम मेरी बेटी होकर भी व्यवहार में तुम पर गई है। मुझ पर जाती तो रिश्तों को समझने में बहुत देर लगा देती। उमेश के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। भाई साहब, जो हुआ वह हो चुका। पीछे मुड़कर देखने से अब कोई लाभ नहीं। हमें आगे क्या करना है ये सोचना चाहिए। एक बार फिर तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हाँ कहिए ना भाई साहब, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं। मैं विशाखा से मिलना चाहता हूँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आपको उससे जरूर मिलना चाहिए, हम अभी चलते हैं। तारांकन 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 हॉस्पिटल में विशाखा की हालत दिन ब दिन अब सुधर रही थी। उसके चेहरे की रौनक लौट रही थी। वह भी अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। तभी दरवाजे पर आहट सुन वो उधर देखने लगी। अपने सामने उमेश को खड़ा देख वह हैरान हो गई। उमेश ने डगमगाई आंखों से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, विशाखा, तुम्हारे प्रति मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। विशाखा की आंखें भी नम हो गई। उसके सारे गिले शिकवे एक पल में खत्म हो गए। उसने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। मुझ जैसी औरत ऐसे ही व्यवहार के लायक है। नहीं विशाखा, जब खुद का दामन दागदार हो तो दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उस हालात में तुम्हें पहुंचाने के लिए हम मर्द ही तो जिम्मेदार हैं। विशाखा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उमेश जैसा व्यक्ति भी कभी बदल सकता है। उसने सोचा, लेकिन जब वो खुद इतना बदल सकती है तो ये तो प्रवेश जैसे देवता का भाई है, इसे तो बदलना ही था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उमेश ने पूछा। हाँ, मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे मुझे अभी लंबे समय तक दवा खानी पड़ेगी, लेकिन मुझे अब इसके लिए अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं। उमेश ने विशाखा की बात सुनकर कहा, तुम हमारे घर रह सकती हो, प्रवेश को भी कोई एतराज नहीं होगा। विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रवेश भाई तो पारस हैं, जिसे छू ले सोना कर दे, लेकिन मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब से बात की है मैंने, उन्होंने एक आश्रम के बारे में बताया है जहां कुष्ठ रोगी रहते हैं। मैं उन्हीं रोगियों की सेवा कर अब अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका नहीं दोगी? नहीं उमेश, कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है, इसी में सबकी भलाई है। उमेश ने विशाखा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विशाखा अपनी बात पर अडिग रही। तारांकन 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 प्रवेश, नीता, उमेश और विशाखा अनाथाश्रम में गाड़ी से उतरे। एक प्रवेश ने एक बार फिर कहा, आपको यहाँ छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा, आप हमारे साथ ही रहती तो अच्छा था। विशाखा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रवेश भाई, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी उस दलदल से बाहर निकल पाऊंगी। शायद कुछ तो मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे जो मैं आपसे मिल सकी। ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे पाप धुल गए। अब तक मैं अपने मम्मी पापा से शर्मिंदा थी, लेकिन अब जब भी कभी मैं उनसे मिलूंगी तो मेरी आत्मा मैली ना देखकर वे भी मुझे माफ कर देंगे। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं अपने को अकेली नहीं समझती। विशाखा की आंखें नम हो गई। उमेश और नीता की आंखें भी भीग गई।